हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। तो आप देख रहे हैं अपना प्यारा सा चैनल केमिस्ट्री बाय सागर सर। आप हम लोग देखे थे इसमें, इसके पहले केमिस्ट्री के फिजिकल पोर्शन हम लोग चाह रहे हैं कि पहले उसको कवर कर लें। तो फिजिकल पोर्शन में हम लोग देखे थे सॉल्यूशन पूरी तरह से कवर हो गया था। अब देखते हैं हम लोग सॉलिड स्टेट शुरू करते हैं। तो प्यारे बच्चों, हमको पता है कि किसी भी कंपाउंड का, किसी भी पदार्थ की जो एक्चुअल स्टेज, जो स्टेबल स्टेज होती है, वो 3 स्टेबल स्टेज होती हैं। वैसे स्टेज तो 6 होती हैं, 3 स्टेबल स्टेज होती हैं। कौन कौन सी 3 स्टेबल स्टेज होती हैं आपको पता है? गैस, लिक्विड, सॉलिड। तो गैसियस स्टेज तो हम लोग पढ़ चुके हैं 11th में गैसियस स्टेज पढ़ चुके हैं। तो और लिक्विड स्टेज मोस्टली आपको फिजिक्स में आपको कवर हो जाता है, लिक्विड स्टेज। अब बचा सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट को हम यहां देखते हैं। उसको सॉलिड क्या होता है आप पढ़े हो, 9th में पढ़े हो, हाई स्कूल में पढ़े हो। सॉलिड क्या होता है उसके बारे में आपको पता है, बेसिक चीजें। अब सॉलिड के बारे में हम ब्रीफ में जानते हैं कि सॉलिड वास्तव में है क्या चीज। तो सॉलिड स्टेज हमको पता है कि है क्या चीज। तो सॉलिड क्या होता है उसके बारे में ब्रीफ में देखते हैं। वैसे तो आपको पता है कि सॉलिड वे पार्टिकल्स होते हैं कि जिनके मॉलिक्यूल्स बहुत पास होते हैं। पास होने से इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो ज़्यादा होता है, जिससे वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। इतना तो आप जानते हो अच्छी तरह से। वैसे देखें अगर तो सॉलिड जो है 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन से? पहला जो होता है वो क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्या कहलाता है? क्रिस्टलाइन सॉलिड। पहला क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड, ये क्रिस्टलाइन सॉलिड है क्या चीज? क्रिस्टलाइन सॉलिड। और दूसरा जो होता है एमॉर्फस सॉलिड। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड को देखते हैं कि ये हैं क्या चीज। वैसे हमको तो मोस्टली स्टडी करना है क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में, बट आपको दोनों देख लेना है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या है। क्रिस्टलाइन सॉलिड ऐसे सॉलिड होते हैं कि जिनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो होते हैं, इनका रेगुलर अरेंजमेंट होता है। रेगुलर अरेंजमेंट का मतलब कि जैसे कोई सॉलिड है, अब वो सॉलिड सपोज कर लीजिए कि NaCl ही है, मान लीजिए ये भी तो एक सॉलिड है, ठीक है, NaCl ही है। तो आपको पता है कि सोडियम आयन और क्लोराइड आयन दोनों आपस में जुड़े होंगे, Na आयन होगा और Cl आयन, इस तरह से ये अरेंजमेंट होगा। तो मान लेते हैं कि क्रिस्टलाइन सॉलिड अगर है तो क्रिस्टलाइन सॉलिड कैसे होगा? इनका रेगुलर अरेंजमेंट होता है, यानी ये रेगुलर, इनके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं ये वेल डिसिप्लिन्ड होते हैं। वेल डिसिप्लिन्ड यानी आप सीधे कह सकते हो कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैव रेगुलर अरेंजमेंट। लिख लीजिए, इसका डेफिनेशन लिख लीजिए। रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ constituent particles। अब पार्टिकल में कुछ भी हो सकता है। पार्टिकल टू ए लॉन्ग टर्म, ये कहना आपको जरूरी है। लॉन्ग टर्म यानी कि जैसे क्रिस्टलाइन सॉलिड है, अब ये सपोज कर लीजिए कि इसका एक मॉलिक्यूल, एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है, दूसरा कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल ये है, सपोज कर लीजिए डिफरेंट है, ठीक। फिर उसके बाद ये लगा, फिर ये लगा, इस तरह से ये रेगुलरली अरेंज होते हैं, रेगुलर अरेंज है। अब इस तरह से सपोज कर लीजिए कि दूसरा आ गया, ये दूसरी रोज इसकी बनी, ये इसमें, इसको यहां से कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे ये हुआ अरेंज,
फिर ये हुआ अरेंज, फिर ये हुआ अरेंज, फिर ये हुआ अरेंज, फिर ये हुआ अरेंज, फिर ये हुआ अरेंज, इस तरह से फिर बना लीजिए। इस तरह से अरेंज हुए। आप देख रहे हैं कि ये इनका सीक्वेंस जो है एकदम उसी तरह से अल्टरनेट, जिस क्रम में भी लगे हों, अल्टरनेट कोई जरूरत नहीं, जिस क्रम में लगे हैं, जिस सीक्वेंस में लगे हैं, वो प्रॉपर उसी सीक्वेंस में A to Z शुरू से लेके लास्ट तक इनका अरेंजमेंट इसी तरह से होता है, इसी तरह से अरेंजमेंट होगा। ठीक, तो ये हुए क्रिस्टलाइन सॉलिड। अब यही लगे हाथ तो दोनों हम देख लेते हैं। अच्छा चलिए इसको देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और एमार्फस सॉलिड क्या होते हैं, इसको यहाँ देख लीजिए। चलिए इसको नोट कर लिए होंगे, थोड़ी सी जगह मिल जाएगी। डेफिनेशन तो इसकी समझ गए आप, लिख लिए। और दूसरे सॉलिड, जो दूसरे टाइप के सॉलिड होते हैं, उसको भी यही मैं आपको दिखा देता हूँ। दूसरा सॉलिड जो है इसे कहते हैं एमार्फस सॉलिड। एमार्फस सॉलिड, इनका अरेंजमेंट क्या होता है? एमार्फस सॉलिड जो होते हैं ये, इनका अरेंजमेंट एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में नहीं होता है, और अगर पर्टिकुलर सीक्वेंस में होता भी है तो शॉर्ट टर्म के लिए होता है। शॉर्ट टर्म के लिए मीन्स कि जैसे ये रेगुलर लॉन्ग टर्म के लिए A to Z शुरू से लास्ट तक इनका अरेंजमेंट जो है वो सिस्टमेटिक है, यानी वेल डिसिप्लिन्ड अरेंज है ये। लेकिन ये क्या हुआ, सपोज कर लीजिए कि इनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ये हुआ, फिर ये हुआ, ये हुआ, इस तरह से ये अरेंज हुए, कुछ दूर तक ये चले, फिर उसके बाद ये रेंडमली अरेंज हो गए, रेंडमली ऐसे कहीं भी आ जाए, आ गए, तो ये इस तरह से अरेंज हो गए। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे इनका अरेंजमेंट जो है वो क्या है, वेल डिसिप्लिन्ड है। और इनका अरेंजमेंट क्या है, इनका अरेंजमेंट ये वेल डिसिप्लिन्ड नहीं है, थोड़ी दूर तक तो डिसिप्लिन होके चले इसकी तरह से, बट यहाँ पे इनका क्या हुआ, डिफरेंट कर लीजिए, यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं। आप कहिएगा सर इसमें डिफरेंट, तो इसमें भी डिफरेंट कर लीजिए, नो प्रॉब्लम। तो इसको भी इस तरह से कर लीजिए। तो आप देखिएगा टमाटर लग रहा है सूख गया है। तो इस तरह से आप एमार्फस सॉलिड दोनों में देख लिए अंतर। क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या है, एमार्फस, यानी क्रिस्टलाइन सॉलिड में आपने देखा, क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्या कि इनका रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इन लॉन्ग टर्म। और इनका क्या होता है, इनकी भी डिफिनेशन आप इनको भी डिफाइन कर सकते हो कि यह या तो रेगुलर, अगर रेगुलर होंगे, शॉर्ट टर्म ऐसे कह सकते हो, शॉर्ट टर्म रेगुलर अरेंजमेंट और इर्रेगुलर अरेंजमेंट, यानी इनका अरेंजमेंट जो होता है वो इर्रेगुलर होता है। तो इस तरह से आप दोनों में अंतर देख सकते हैं। पहला अंतर तो आपने ये देख लिया कि इनमें रेगुलर अरेंजमेंट होता है और इनमें इर्रेगुलर अरेंजमेंट होता है, और अगर रेगुलर हुए भी तो थोड़ी दूर तक रेगुलर चलता है, उसके बाद इर्रेगुलर हो जाते हैं। तो इस तरह से आप ये अंतर देख लिए। दूसरा अंतर आप क्या देख सकते हो इसमें, दूसरा अंतर कि अगर आप देखें तो यह चूंकि इनका रेगुलर अरेंजमेंट है, तो इसके बीच जो लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो एक सभी मॉलिक्यूल्स
या सभी पार्टिकल्स या सभी एटम के बीच जो होगा वो प्रॉपर रूप से लगेगा, लेकिन इनमें कोई रेगुलरिटी है नहीं, इसलिए इनके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को आप इस तरह से नहीं कह सकते हो कि ये रेगुलर इसी के तरह से एक निश्चित सीक्वेंस में होंगे, एक डिफिनिट होगा, ऐसा नहीं होगा। हाँ, एक चीज और, इसमें से कुछ चीजें आपको जानने जरूरी हैं ज्यादा, कि जैसे एक चीज आप देख लीजिए, मेल्टिंग पॉइंट देख लीजिए कि चूंकि सॉलिड है तो इसका हमको मान लीजिए हमको देखना है इसका क्रिस्टलाइन सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट कैसा होता है, एमार्फस सॉलिड का, क्रिस्टलाइन सॉलिड का। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड इनके मेल्टिंग पॉइंट देख लीजिए, मेल्टिंग पॉइंट क्रिस्टलाइन सॉलिड की विशेषता होती है कि इनका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो शार्प होता है। शार्प का मतलब क्या हुआ? शार्प का मतलब ये हुआ कि जैसे किसी का हो अगर 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड सपोज कर लीजिए कि आयरन है या कोई भी मेटल है, कोई भी मेटल, उसका एक पर्टिकुलर पॉइंट पे उसका मेल्टिंग पॉइंट होगा, पर्टिकुलर पॉइंट पे कि इतना पर जाके वो मेल्ट हो जाएगा और पूरी तरह से मेल्ट हो जाएगा, पूरी तरह से, तो उसको शार्प कहेंगे। यानी एक निश्चित कंडीशन पे, निश्चित टेम्परेचर पे जाके वो पूरी तरह से मेल्ट हो गया, यानी इसका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो क्या होता है? शार्प होता है। लेकिन इनका एमॉर्फस सॉलिड का इसका मेल्टिंग पॉइंट शार्प नहीं होता है, एक रेंज में होता है। इसका मेल्टिंग पॉइंट किस में होता है? एक रेंज में होता है। किसमें? रेंज में, एक रेंज इसका होता है। रेंज का मतलब कि जैसे कि आपने इसको गर्म करना शुरू किया 120 डिग्री सेंटीग्रेड से, सपोज कर लीजिए ये गया 180 तक, 180 डिग्री सेंटीग्रेड तक, यानी 120 पे ये मेल्ट होना शुरू किया, लेकिन पूरी तरह से मेल्ट नहीं हुआ। ये कहां पे पूरी तरह से मेल्ट हुआ? जब 180 पर पहुंचा तब ये पूरी तरह से जो है मेल्ट हुआ। यानी इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो क्या है? एक शार्प नहीं है, एक निश्चित टेम्परेचर पे जाके पूरी तरह से मेल्ट नहीं जो है किया है। यानी इसका मेल्टिंग पॉइंट एक रेंज में है, इसका एक रेंज होता है, रेंज। तो इस तरह से आप कह सकते हो मेल्टिंग पॉइंट। हाँ, सबसे अहम एक और कैरेक्टर इसका देख लीजिए, आपको दिखाते हैं। क्या क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होते हैं उसका नेचर जो होता है एनाइसोट्रॉपिक होता है। कैसा होता है? एनाइसोट्रॉपिक, नेचर का होता है। और इसका जो होता है आइसोट्रॉपिक नेचर का होता है। अब यहाँ पे आप कंफ्यूज मत कीजिएगा कि यहाँ पे एमॉर्फस है तो जो है एनाइसोट्रॉपिक मत कहिएगा, क्योंकि यहाँ कंफ्यूजन बच्चों को पैदा हो जाता है। एनाइसोट्रॉपिक क्रिस्टलाइन सॉलिड, अभी मतलब इसका बता दे रहे हैं एनाइसोट्रॉपिक और आइसोट्रॉपिक का मतलब क्या है। एनाइसोट्रॉपिक का मतलब ये है कि जैसे क्रिस्टलाइन सॉलिड है। अब इसका अगर आप देखें तो इसका सपोज कर लीजिए कि इसका हम कैरेक्टर, फिजिकल कैरेक्टर देखना चाहते हैं। फिजिकल कैरेक्टर, तो अगर हम फिजिकल कैरेक्टर देखें इस एंगल से, इसका फिजिकल कैरेक्टर देखें इस एंगल से, तो इसका फिजिकल कैरेक्टर कुछ और आएगा। जैसे अगर सपोज कर लीजिए कि सोडियम क्लोराइड ही हो तो सोडियम आयन, क्लोराइड आयन, सोडियम आयन, क्लोराइड आयन, सोडियम आयन, क्लोराइड आयन, इस तरह से ये सीक्वेंस होगा इनका, फिर उस तरह से सोडियम आयन, क्लोराइड आयन। लेकिन अगर इनका फिजिकल प्रॉपर्टी देखने के लिए, यानी डिफरेंट वे में ये डिफरेंट टाइप की फिजिकल प्रॉपर्टी दें। कैसे? कि अगर हम इसको इस तरह से देखें, अगर इस तरह से देखें, इस तरह से, तो ये सभी पार्टिकल्स एक जैसे मिल रहे हैं। आप मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं? एकदम मिल रहे हैं, एकदम। इस तरह से देखिए तो सारे पार्टिकल्स सेम मिलेंगे, ठीक। लेकिन अगर इसी को हम ऐसे देखें तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ये दूसरा पार्टिकल, फिर दूसरा पार्टिकल, यानी यहाँ पे ऐसे हुआ। तो डिफरेंट डायरेक्शन में अगर आप जाइए तो डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी को यह शो करे, तो इस नेचर को आप एनाइसोट्रॉपिक कहते हैं। क्या कहते हो? एनाइसोट्रॉपिक, ठीक है। और इनको देखिए, चाहे जैसे आप इधर से जाइए, ऐसे बढ़ाइए या ऐसे बढ़ाइए, हर तरह से आप देख रहे हैं दोनों एक जैसे मिल रहे हैं, ठीक। तो चाहे जैसे आप जाइएगा तो क्या होगा, इसका ये उसी तरह से कैरेक्टर को शो करेगा, उसी तरह से। तो इस
प्रॉपर्टीज को आइसोट्रोपिक कहते हैं, और इसको क्या कहते हैं, एनाइसोट्रोपिक। यानी आइसोट्रोपिक और एनाइसोट्रोपिक, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको, ठीक। यानी जब डिफरेंट डायरेक्शन में, यहां लिख लीजिए एनाइसोट्रोपिक का मतलब, सो डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज एट डिफरेंट डायरेक्शन। और इसमें क्या लिखिएगा, आइसोट्रोपिक का मतलब सिमिलर फिजिकल प्रॉपर्टीज present in all direction, सभी डायरेक्शन में सिमिलर प्रॉपर्टी। अब देख रहे हैं कि एक यहाँ पे ये एटम आया या आयन आया या मॉलिक्यूल, कुछ भी कह सकते हैं, ये आया फिर ये आया, यानी दोनों मिल रहे हैं। लेकिन यदि इधर से आप जाइएगा तो इस तरह से आपको एक निश्चित सीक्वेंस मिला, इधर से जाइएगा तो डिफरेंट सीक्वेंस मिला। तो यानी ये हुआ एनाइसोट्रोपिक नेचर और ये हुआ आइसोट्रोपिक नेचर। तो ये हुआ क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड में अंतर। क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या है, एमॉर्फस सॉलिड क्या है, ठीक। तो हमने देख लिया कि दोनों में अंतर क्या है, क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड। हमको पढ़ना है क्रिस्टलाइन सॉलिड, एमॉर्फस सॉलिड तो आपको नॉलेज के लिए खाली कि पता है। सॉरी, एक एग्जांपल आपको ये नहीं पता है, इसका एग्जांपल देख लीजिए, इसके एग्जांपल में क्या, NaCl, KCl क्या कुछ भी जो है इसके अलावा ले सकते हो, जिसका निश्चित डिफरेंस जो है, इसका निश्चित सीक्वेंस हो, ठीक। और इसमें क्या ले सकते हो, रबर ले सकते हो, एग्जांपल है ये रबर। और क्या ले सकते हैं, रबर हुआ, और मिरर देखे हैं या शीशा कह दीजिए, मिरर कह दीजिए, या जितने भी शीशे की खिड़कियां जो आप देखते हो कांच की, तो मिरर ना कहिए, सीधे ग्लास कह दीजिए, क्या दिक्कत है, ग्लास। चलिए ग्लास। हाँ, इनका एक और नाम है, कभी कभी कहा जाता है सुपर कूल्ड लिक्विड। क्या कहते हैं इसको, सुपर कूल्ड लिक्विड। सुपर कूल्ड लिक्विड इनको क्यों कहते हैं ये भी जान लीजिए। रबर देखो, आप रबर को देखिए, मोड़ दीजिए या उसको गर्म कीजिए, रबर को गर्म कीजिए तो क्या गर्म कीजिएगा, तो तुरंत ये सपोज कर लीजिए रबर का है, ये प्लास्टिक ही है जो है, ये भी इसी में आता है, ठीक है। इसको गर्म कीजिए तो यहाँ पे गर्म करेंगे तो सपोज कर लीजिए इसका मेल्टिंग पॉइंट आयरन की तरह नहीं है, आयरन का होता तो जो आयरन का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, यहाँ तक गर्म आप करते, चाहे यहाँ कहीं गर्म करते, टेम्परेचर वहां तक पहुंचता तो ये मेल्ट कर जाता। लेकिन इसको गर्म करेंगे तो ये वाला हिस्सा जो आपने गर्म किया वो क्या हुआ, वो इस तरह से यहाँ पे मेल्ट होना शुरू हुआ। एक स्थिति ऐसी आएगी कि एक यहाँ से शुरू हुआ और लास्ट तक कुछ रेंज तक जाते जाते ये मेल्ट करेगा। उसी तरह से रबर को ले लीजिए, ये भी ठीक। तो इनका मेल्टिंग पॉइंट आपको बता दिए ना कि एक रेंज में होता है। अब इनको आपको ये बता रहे थे कि इनको सुपर कूल्ड लिक्विड क्यों कहते हैं, ग्लास को। एक्चुअल में ये सुपर कूल्ड लिक्विड ये कहलाता, वास्तव में सॉलिड तो है, सॉलिड स्टेट में आपको दिखता है, लेकिन ये वास्तव में लिक्विड है। लिक्विड कैसे, इसको कैसे आप जस्टिफाई करेंगे कि लिक्विड है। जैसे आपके घर में विंडो है, ठीक, तो विंडो में देखिए जो ग्लास लगा हुआ है, विंडो का ग्लास लगा हुआ है, अगर वो ज्यादा पुराना घर हो गया, ज्यादा पुरानी विंडो हो गई है, ठीक है, और अगर उसमें धूप भी ज्यादा आ रहा है, तेजी से धूप आवे या नहीं आवे वो तो हो जाएगा, लेकिन अगर धूप आता है तो थोड़ा सा और जल्दी हो जाएगा, ठीक। तो क्या होगा कि धीरे धीरे अगर ये
अगर ये इतना मोटा है, कुछ है क्या, सपोज कर लीजिए कि ये ग्लास है आपका, ये ग्लास है, तो इस ग्लास की थिकनेस आपकी ये है। तो आप इसको देखिए कि जब आपने लगाया तो इसकी थिकनेस रेगुलर यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी थिकनेस बराबर थी, लेकिन जब 2-3 साल बीत जाएगा तो धीरे धीरे ये क्या होगा, ये मोटा होने लगेगा, और मोटा होते तो ये वाला पोर्शन मोटा हो जाएगा। यानी विंडो में आप अपने देखिएगा, विंडो में तो विंडो का ग्लास जो होगा वो नीचे की तरफ जाके वो मोटा हो जाएगा और ऊपर पतला हो जाता है। तो ये सुपर कूल्ड लिक्विड होते हैं। तो ये हुआ आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमार्फस सॉलिड में अंतर होता है। अंतर क्या अंतर है आपने देख लिया, अंतर आपको बता दिए। ठीक, अब हमको वास्तव में पूरी तरह से पढ़ना है क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में। तो देखते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड।